तो चलो, लास्ट क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग टॉपिक्स जो कवर कर रहे थे, ठीक है। तो उस पर जस्ट एक ब्रीफ रिव्यू दे के हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास के एंड में हम लोग कवर कर रहे थे कि जो जो आइंस्टीन का जो ऑब्जर्वेशन था, ये जो टेबल यहाँ पे दिया था ऑब्जर्वेशन टेबल, इस टेबल को हम लोग को समझना था कि आखिर ये ऑब्जर्वेशन क्यों हो रहा था, ठीक है। तो पहला जो ऑब्जर्वेशन था आइंस्टीन का कि अगर हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते चले जाएंगे तो एक पॉइंट के बाद आपका जो फोटो करंट का वैल्यू है शुरू में जीरो होता है सारे केस में, और एक एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के बाद आपका फोटो करंट का वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बोला गया है कि आपके एटम्स में अल्टीमेटली जो होता है, आइंस्टीन का जो फोटोन है कहाँ अटैक कर रहा था। तो आप लोग देखोगे सेटअप, तो ये सेटअप कैसा था? तो सेटअप में यहाँ पे मेटल का प्लेट है, यहाँ पे मेटल का सरफेस है। इस सरफेस में एटम्स होगा मेटल का। तो यहाँ पे मेटल का एटम्स होगा, जिसको हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, जूम कर रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पे एटम्स होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, इन एटम का ही इलेक्ट्रॉन तो होगा ना। तो अल्टीमेटली जो फोटोन अटैक कर रहा था मेटल सरफेस पे, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेगा? तो निकालेगा इस एटम से निकालेगा। जो एटम होगा सरफेस पे वहीं से निकालेगा। तो यानी मेटल सरफेस में जितना एटम होगा उसका इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा। अब ध्यान देना, तो होता क्या है कि हर एटम में, ध्यान देना, एटम में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड होता है। एटम में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड होगा, उसको निकालने के लिए अगर उस अट्रैक्शन यानी उस बाइंडिंग एनर्जी को हम अगर 5 बोल रहे हैं, ठीक है, हम 5 बोल रहे हैं, तो आपका जो एटम में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड है उसका बाइंडिंग एनर्जी 5 है। यानी आउटर मोस्ट सेल का हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं आउटर मोस्ट सेल का। तो आउटर मोस्ट सेल का जो बाइंडिंग एनर्जी 5 है, और आउटर मोस्ट सेल के बाइंडिंग एनर्जी को बोलते हैं आइनेंथैल्पी, या इसको बोला गया है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको बोला गया आइनेंथैल्पी या बोला गया है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो अगर मान लेते इसमें 3 केस पॉसिबल था कि अगर मेरा एनर्जी फोटोन, ईपी का मतलब है एनर्जी फोटोन, अगर 5 से बड़ा होगा, तो इसमें 3 केस पॉसिबल है कि आपका ये जब फोटोन अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा विद काइनेटिक एनर्जी 0, यानी बचा हुआ जो एनर्जी है, यानी ईपी माइनस 5 का जो डिफरेंस है, ये बचा हुआ एनर्जी है। बचा हुआ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कहीं और कन्वर्ट हो रहा है, कहीं और कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरा केस होता है कि ईपी यानी फोटोन का एनर्जी जब अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा विद काइनेटिक एनर्जी ए, और जो ए का वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 0 से बड़ा होगा और के मैक्स से छोटा होगा। यानी कुछ एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ एनर्जी कहीं और कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और कुछ कुछ केस ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे जो फोटोन का एनर्जी है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में जाएगा, प्लस जो बचा हुआ एनर्जी है, जो डिफरेंस है 5 का, ये सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे 3 केस पॉसिबल है, यानी जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी 0 से लेके के मैक्स के बीच में पॉसिबल है। तो कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, कुछ का के मैक्स होगा, यानी मैक्सिमम पॉसिबल जो काइनेटिक एनर्जी होगा, कुछ का हो सकता है। ये कब होगा? जब आपका जो एनर्जी है किसी अदर फॉर्म में लॉस ना करे, ठीक है। और कुछ इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इनके बीच में लाई करेगा, इनके बीच में लाई करने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब बात करें चलो हम लोग ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम फोटो इलेक्ट्रॉन का जो जो एनर्जी है, यानी फोटोन का एनर्जी है, वो 5 से छोटा रहेगा तो क्या होगा? तो उस केस में जो फ्रिक्वेंसी होगा फोटो इलेक्ट्रॉन का, वो म्यू नॉट यानी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से छोटा होगा, ठीक है। हम बता चुके हैं कि जिस फोटोन का एनर्जी 5 के बराबर होगा, जिस फोटोन का एनर्जी 5 के बराबर होगा, उसकी एनर्जी को हम एच म्यू नॉट लिख रहे हैं, एच म्यू नॉट लिख रहे हैं, ठीक है। तो एच म्यू नॉट में ये जो म्यू नॉट है, इसको बोला गया है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, या बोला गया है इसको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो यानी इसका मतलब है कि कम से कम फोटो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है इस 5 से बड़ा होना चाहिए, तभी आपका इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता है, ठीक है। यानी जो फ्रिक्वेंसी है फोटोन का, उस फोटोन का फ्रिक्वेंसी म्यू नॉट से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं हम जो इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी है अगर उसे छोटा रखेंगे तो क्या होगा? आपका फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो आप कितना ही फोटोन डाल दो, यानी कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा दो, आपका आईपी हमेशा 0 रहेगा, आईपी हमेशा 0 रहेगा। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, यानी जब
हम बात करें फोटोन का एनर्जी 5 को क्रॉस कर गया उस केस में, यानी अगर अगर फोटोन का एनर्जी 5 से छोटा होगा तो उस केस में आपका फ्रिक्वेंसी भी क्या होगा, इससे छोटा होगा, यानी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी छोटा होगा, और आपका जो लेमडा होगा इससे बड़ा होगा, क्योंकि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा। ठीक, अगर फोटोन का एनर्जी 5 से छोटा है तो आपका जो फ्रिक्वेंसी होगा वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी छोटा होगा और लेमडा क्या होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से बड़ा होगा। ठीक है, इस केस में बोला गया है कि अगर कुछ भी कर लो, इंटेंसिटी कितना बढ़ा दो, आपका फोटो करंट निकलेगा ही नहीं, क्योंकि निकालने के लिए जो सफिशिएंट एनर्जी है, सफिशिएंट एनर्जी आप दे नहीं रहे हो। इसलिए देखो, उससे हम लोग टेबल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपका फ्रिक्वेंसी अगर इससे छोटा होगा, यहाँ पे जो न्यू4 है वही कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, उससे छोटा फ्रिक्वेंसी में इंटेंसिटी कितने बढ़ाएंगे, क्या होगा, करंट का वैल्यू हमेशा 0 रहता है। ठीक है, अगला बोला गया था कि फ्रिक्वेंसी अगर न्यू4 से बड़ा होगा और हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो करंट का वैल्यू बढ़ता है। तो अगर मेरा फ्रिक्वेंसी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है और हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अपना फोटो करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है फर्दर। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है फर्दर। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ध्यान देना, इसके लिए समझो आप ध्यान से। तो पॉइंट ये है कि अगर मेरा फोटो का एनर्जी अगर 5 से बड़ा होगा तो फ्रिक्वेंसी भी क्या होगा, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से बड़ा होगा, और लेमडा क्या होगा, कट ऑफ वेवलेंथ या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से छोटा होगा। ठीक है, इस केस में क्या है, आपका हर फोटोन के पास इनफ एनर्जी है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, चूंकि हर का 5 होगा और फोटोन का एनर्जी क्या होता है, 5 से बड़ा होता है, तो सारे फोटोन के पास इनफ कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को निकालने का। तो ईच कॉलिजन है कैपेबिलिटी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जितना फोटोन बढ़ा होगा उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया हुआ है, तो पहला फोटोन पहले इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, सेकंड को निकालेगा, थर्ड को निकालेगा। तो जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाओगे आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ना चालू होगा, लेकिन कब तक, जब तक सारा इलेक्ट्रॉन निकल ना जाए। वंस सारा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बचेगा ही नहीं। तो उस केस में क्या होता है, आपका करंट का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब करंट कब तक बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ना। हम बोले कि जब सारा इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा तो बचेगा कुछ नहीं, तो क्या हो, करंट का वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो गया। इसलिए अगर इस केस में हम क्या बोला गया है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ता है। कब तक बढ़ेगा, जब तक कि ये सैचुरेशन को अचीव ना कर जाए। तो सैचुरेशन का मतलब समझ में आया, कि जो जितना इलेक्ट्रॉन निकलने में कैपेबल है उतना अगर सारा निकल जाएगा तो फर्दर उसमें अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो क्या होगा, करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, करंट का वैल्यू क्या होगा, चलो कांस्टेंट हो जाएगा। ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर्स। ठीक, अब ध्यान ना, तो ये समझाया हुआ है कि कब तक फोटो करंट बढ़ेगा, टिल ऑल आर इजेक्टेड आफ्टर दैट। इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से अगर सारा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो फिर नो इम्पैक्ट होगा ऑन फोटो करंट। यानी जब सारा इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा तो जो फोटो करंट है वो सैचुरेशन वैल्यू को अचीव करेगा। ठीक, अब ध्यान देना, इसमें लास्ट केस में क्या बोला था कि अगर हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते चले जाए, यानी फ्रिक्वेंसी न्यू1 है और न्यू2 कर दिए, तो यानी फ्रिक्वेंसी और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो उस केस में क्या होता है, तो हर केस में क्या करंट बढ़ेगा। यानी पहला वाला जो केस वही होगा कि फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे, और फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के बाद अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हो, यानी फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों को बढ़ाते हो, और फ्रिक्वेंसी का वैल्यू कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से बड़ा होगा, तो क्या होगा, देखा ना, इस केस में फोटो करंट तो बढ़ेगा, लेकिन जो सैचुरेशन वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। आपका जो सैचुरेशन वैल्यू है वो भी इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि ध्यान देना, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे, तो मान लेते हैं कि फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से अभी जो एनर्जी फोटोन है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मान लेते हैं, और अब हो गया 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेते हैं। तो आप यहाँ से यहाँ आ गए, तो जैसे जैसे आपका फोटोन का फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी बढ़ेगा तो होता क्या है कि जो अंदर का जो देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो फाई है कितना है, 10 है। क्या है, फाई है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और अंदर वाले का फाई है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
तो 10 एंड 20 दिख रहा है आपको। तो अब ध्यान रहा, अगर बिगिनिंग में 15 इलेक्ट्रॉन होल्ड था तो उस केस में क्या होगा, बस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही निकल सकता है, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। लेकिन जब 25 होगा तो आउटर के साथ साथ इनर भी निकल जाएगा, यानी चार्ज का नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे से हम क्या होता है, जब फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ता है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो क्या होता है, जो अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है जो पहले निकल नहीं पा रहा था वो भी निकलना स्टार्ट होगा। वो भी निकलना स्टार्ट होता तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन वो भी इंक्रीज करेगा। तो अल्टीमेटली फोटो करंट बढ़ेगा। और साथ में अभी जो पार्टिसिपेट, देखो अगर मान लेते हैं कि 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर फोटोन था, उस केस में अंदर का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो अंदर का इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा, तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। और जो सैचुरेशन वैल्यू है वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि पहले सैचुरेशन वैल्यू में ओनली बाहर का इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे थे। तो बाहर में मान लेते हैं यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4 5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन के बाद खत्म हो गया था। बट अगर हाई फ्रिक्वेंसी का लाइट तुम डालोगे तो होता है क्या कि बाहर के साथ साथ अंदर का भी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे इस केस में सैचुरेशन वैल्यू में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। ध्यान देना, इसलिए क्या होता है, अगर फ्रिक्वेंसी का वैल्यू कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से बड़ा है और फर्दर हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं, उस केस में सैचुरेशन वैल्यू भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इसका लॉजिक है, क्योंकि आपका अंदर का भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर जाएगा। आपके अंदर का भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये रहा ऑल अबाउट जो ऑब्जर्वेशन था आइंस्टीन का। अब ध्यान देना, अब आते हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन पे, आते हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन पे। यानी आइंस्टीन इस ऑब्जर्वेशन से एक इक्वेशन को सेटअप किए थे। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि आइंस्टीन इक्वेशन कुछ नहीं है, बेसिकली एक एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन है। आइंस्टीन इक्वेशन बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, किसके बीच में, तो वन इलेक्ट्रॉन एंड वन फोटोन, यानी फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एनर्जी इक्वेशन, कंजर्वेशन इक्वेशन है बेसिकली। इस केस में जूम किया गया है कि जो फोटोन का एनर्जी होगा, यानी एनर्जी जो फोटोन होगा उसका वैल्यू 5 से बड़ा होना चाहिए। यानी 5 मतलब क्या बोला गया है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी आउटर मोस्ट सेल का जो बाइंडिंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, उसको बोला गया 5। ठीक है, समटाइम्स को बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन, क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। इसको वर्क फंक्शन बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल सकते हो। ठीक है, वर्क फंक्शन होगा, इसको बस हम थ्रेशोल्ड एनर्जी हम बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। इसी को हम बोल सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आउटर मोस्ट सेल, क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ आउटर मोस्ट सेल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो चारू। सर थोड़ा रिपीट कर सकते हैं, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ मैं रिपीट करूँ बच्चों, मैं बोल रहा हूँ कि आइंस्टीन इक्वेशन जो था वो दिया गया था बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन, बेसिकली एक एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन है, किसके बीच में, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन के बीच का। ठीक है, आइंस्टीन इक्वेशन नथिंग है, नथिंग बट सिंपल एक एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन है बिटवीन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन फोटोन। अब ध्यान ना, इसमें आपको जंक्शन के, इसमें जंक्शन नहीं लिया गया है, जंक्शन नहीं रहेगा कि जो फोटोन का एनर्जी है वो 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। अब 5 क्या होता है, तो 5 का मैंने नामकरण कर दिया है। 5 को आप क्या क्या बोल सकते हो, 5 को बोल सकते हो वर्क फंक्शन। ठीक है, 5 को समटाइम बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, कभी कभी इसको आप आयनाइजेशन एंथैल्पी के टर्म में नाम सुन सकते हो 5 का। और कभी कभी इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका जो बाइंडिंग एनर्जी होता है उसको आप 5 बोल सकते हो। ठीक है, अब ध्यान रखना, तो आइंस्टीन इक्वेशन का जो हम लोग एज्यूम करते हैं आइडियल केस को, आइडियल केस मतलब हम उसी इलेक्ट्रॉन को काउंट कर रहे हैं। तो देखो आपको सामने मैंने बात किया था ना कि अगर कोई फोटोन किसी पर अटैक करता है तो उसमें 3 पॉसिबिलिटी होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप मान लेते हैं कोई एटम है तो यहाँ प्रोटॉन होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा।
इस इलेक्ट्रॉन पर अगर फोटोन अटैक कर रहा है, यानी फोटोन इसका अगर कोलाइड करेगा मान लेते हैं, तो अगर बोल रहे हैं कि इसका जो फाई है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो फाई है, तो फाई का वैल्यू अगर हम बता रहे हैं कि फाई का वैल्यू अगर मान लेते हैं कि 10 है, और जो फोटोन की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है उसका वैल्यू को मान लेते हैं 15, तो 10 अगर फोटोन कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन से, तो जो डिफरेंस है EP माइनस 5 का वो कितना हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये कहीं भी लॉस कर सकता है, ये कहीं भी लॉस कर सकता है, ठीक है। तो डिफरेंस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बोला क्या गया है कि जो जो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, अपना एक काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है, अपना एक काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है, ठीक है। तो बोला कि काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होता है ना, वो वैरी कर सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होगा, वो वैल्यू 5 और 0 के बीच में कुछ भी हो सकता है, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। 0 कब होगा, जब ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जहाँ दिख रहा है, ये कहीं और लॉस कर जाएगा, ठीक है। 5 कब होगा, जब ये एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और कहीं भी लॉस नहीं करेगा, यानी आइडियल केस होगा। तो 5 का जो वैल्यू है, इस पॉइंट पे बोलेंगे कि के क्या है, के अपना मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर चुका है, ठीक है। के अपना मैक्सिमम वैल्यू को इस केस में जो इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 5 होगा। कब होगा, जब इसका जो एनर्जी है कहीं और लॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होगा, मान लेते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, तो एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, तो उसमें से बहुत कम इलेक्ट्रॉन होगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, मान लेते हैं इसमें 0 है, और बहुत कम इलेक्ट्रॉन होगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो के मैक्स यानी 5 मान लेते हैं इस केस में। तो अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन में से कुछ ही इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और कुछ ही इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 0 होता है, बाकी का काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई करेगा, कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई करेगा। तो आइंस्टीन जो इक्वेशन दिया हुआ था ना, वो दिया हुआ था मैक्सिमम वाले के लिए, यानी आइंस्टीन इक्वेशन सारे इलेक्ट्रॉन पे एप्लीकेबल नहीं है, मतलब आपके पास जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होगा उन सारे पे आप आइंस्टीन इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आइंस्टीन इक्वेशन का लिमिटेशन क्या था, ध्यान देना, एक आइडियल केस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये आइडियल केस है। आइडियल केस का मतलब है कि हम जो भी एनर्जी एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो कन्वर्ट होगा काइनेटिक में, यानी कहीं लॉस नहीं करेगा। तो आइंस्टीन इक्वेशन इज वैलिड ओनली वैलिड फॉर दोज इलेक्ट्रॉन विच हैव काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के मैक्स, दैट इज जो सबसे फास्टेस्ट पॉसिबल इलेक्ट्रॉन होगा उस पर ही इसको आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। जो फास्टेस्ट पॉसिबल इलेक्ट्रॉन होगा उस पर ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। तो आइंस्टीन इक्वेशन क्या था, तो एनर्जी ऑफ फोटोन, जो फोटोन का एनर्जी देंगे उसमें कुछ एनर्जी, इसमें क्या था, फोटोन का एनर्जी 5 से बड़ा होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो 5 से बड़ा अगर एनर्जी हम डालेंगे तो कुछ एनर्जी का उसके वर्क फंक्शन को कंपनसेट करेगा और बचा होना जाए के मैक्स में, तो बचा होना जाए के मैक्स में। तो बेसिकली ये क्या है, ये आपका इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, वर्क फंक्शन, यानी जितना एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने में बाहर देना पड़ेगा प्लस जो बचा हुआ एनर्जी है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो ये था आपका आइंस्टीन इक्वेशन। अब ध्यान देना, जो आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका अपने वेलोसिटी होगा, उसका अगर तो वेलोसिटी को बोल सकते हैं वी मैक्स, ठीक है। तो ध्यान देना, आपका जो जो आइंस्टीन इक्वेशन का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका वेलोसिटी वी मैक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसका मैक्सिमम वैल्यू हम लेते हैं। बात समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब ध्यान देना, तो आइंस्टीन इक्वेशन को और कैसे हम लिख सकते हैं जी, तो ध्यान देना, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है उसके लिए आप एच न्यू लिख सकते हो, और जो वर्क फंक्शन है मेटल का उसके लिए हम एच न्यू न्यू नोट लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा के मैक्स, ये हो जाएगा के मैक्स, ठीक है। तो ध्यान देना, कहीं नहीं क्या आपको दिख रहा है कि फाई तो कांस्टेंट होता है, यानी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो के मैक्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये बोला गया है कि अगर फ्रिक्वेंसी, अगर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगा, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट कर दे, ध्यान देना पे, तो कहीं ना क्या यहाँ इस इक्वेशन से हमको क्या दिख रहा है, इस इक्वेशन से दिख रहा है कि फ्रिक्वेंसी अगर हम बढ़ाएंगे ये तो एनर्जी फोटोन तो एनर्जी बढ़ेगा, और फाई को मतलब नहीं, फाई कांस्टेंट है, फाई क्या है, फाई कांस्टेंट है, तो फाई तो चेंज हो नहीं रहा है। तो अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाए तो एनर्जी बढ़ेगा, फाई कांस्टेंट तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो के मैक्स इंक्रीज करेगा, के मैक्स इंक्रीज करेगा आपका, यानी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो के मैक्स जो इलेक्ट्रॉन है उसका बढ़ेगा,
ठीक है, अब ध्यान देना, अगला पॉइंट आपसे बोला गया है कि आप अगर फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है बट एक कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, आई मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, आपका नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करेगा। तो ध्यान देना, आपके पास बहुत सा इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और मान लेते हैं कि सारे का फाई कितना, फाई सब पर 2 है, मान लेते हैं 2 है, या मान लेते हैं 10 सबका फाई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ से फोटोन हम डाल रहे हैं, तो ये पहला फोटोन है। तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है, और हर फोटोन का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो इसका एनर्जी सारे का हम बोल देते हैं 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा तो एनर्जी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो मतलब क्या होगा, नंबर बढ़ेगा। तो पहला फोटोन आएगा तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, ठीक है। सेकंड फोटोन आएगा तो क्या होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, थर्ड को निकालेगा। जैसे भी इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, इसे बोला गया नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा। लेकिन ध्यान देना, सारे फोटोन इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो सबको हम के मैक्स अगर रिज्यूम करें तो हर केस में 5 ही होगा, क्योंकि जो हर नया फोटोन आ रहा है तो नया इलेक्ट्रॉन निकालेगा, लेकिन नया इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी का गैप है सब में सेम है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क पड़ रहा है क्या। आप देखोगे अगर फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहता है तो इंटेंसिटी के बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा, बट हर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या है, फिक्स है, सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी को फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी आपकी इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी को कोई रिलेशन नहीं होता है। तो अल्टीमेटली क्या है कि फ्रीक्वेंसी अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट लेंगे और इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। फोटोन बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, आपका करंट का वैल्यू बढ़ेगा, बट जो काइनेटिक एनर्जी है इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक नया फोटोन होगा वो एक नया इलेक्ट्रॉन निकालेगा और सब में के मैक्स का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। यानी आपका जो काइनेटिक के मैक्स का जो वैल्यू होता है, के मैक्स ये वैल्यू क्या होता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई मतलब इंटेंसिटी, यानी नंबर ऑफ फोटोन से मतलब नहीं, इंटेंसिटी बढ़ाने से आपके के को मतलब नहीं, के को मतलब बस किससे है, आपके फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो के बढ़ेगा और नहीं तो के को फर्क और किसी से नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देना, तो हम लोग ये समझ में आ चुका है कि जो हमारा के मैक्स है, हमारा जो के मैक्स है इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी होता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी होगा, ठीक। अब ध्यान देना, समटाइम क्या होता है, अगर आपसे बोला जाएगा कि के मैक्स को मेजर कैसे करेंगे, के मैक्स को मेजर कैसे कर देंगे, तो अगला चैलेंज क्या होता है हम लोग को, हाउ टू मेजर के मैक्स, हाउ टू मेजर के मैक्स। तो अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा तो के मैक्स को मेजर कैसे करते हैं, तो ध्यान देना, तो पॉइंट है कि अगर आपको हम एक बॉल दे देंगे, ठीक है, बॉल को हम जोर से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, बोलेंगे इसे काइनेटिक एनर्जी बताओ। जब मेरे हाथ से बॉल रिलीज हो रहा था, जब बॉल को अपने हाथ से रिलीज कर रहे थे उस टाइम में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, तो आप अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं तो आप बता नहीं पाओगे, ठीक है। तो के मैक्स को मेजर करना एक चैलेंज होता है। और जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन तो वो दिखता भी नहीं है जी, इलेक्ट्रॉन तो क्लाउड के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है किसी को नहीं पता है। इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है उसको बताना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो आखिर इस चैलेंज को सॉल्व कैसे किया गया है, मतलब इस इक्वेशन में, आपके आंसर इक्वेशन में एनर्जी ऑफ फोटोन है, फाई है और के मैक्स है, तो बिना के मैक्स से आप इक्वेशन सॉल्व कैसे करोगे। पॉइंट ये आता है कि बिना के मैक्स के आप इक्वेशन सॉल्व कैसे करोगे, तो पॉइंट है कि के मैक्स हम निकालते कैसे हैं। तो ध्यान दो, इसके लिए एक उपाय बताया गया। जैसे मान ले, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ मैं, कि अगर आपके पास एक बॉल है, ठीक है, और इस बॉल को आप यहाँ से रिलीज करो ऊपर, यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी आप दे दिए उसको, ठीक है, कितना दिया आपको नहीं पता है, ठीक। तो पॉइंट है इसका काइनेटिक एनर्जी हमको पता करना हो तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली पता कर लेंगे
ये बॉल कहाँ तक गया है, तो अब एक हाइट मार्क कर लेंगे। तो बॉल अगर यहाँ तक गया हो और यहाँ पे जाके बॉल का काइनेटिक एनर्जी 0 हो जा रहा है, यानी स्टॉप कर जा रहा है मान लेते हैं, तो यहाँ का हम हाइट पता कर लेंगे, यहाँ का हाइट पता कर लेंगे। ठीक, इसको हम h बोल दे रहे हैं। तो बोला क्या गया है, क्या लोग पढ़े होगे, जो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वही यहाँ पे कहाँ कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ का हम बोल सकते हैं, यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh होगा, मास इंटू जी इंटू एच। तो बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी था वही कन्वर्ट हो रहा पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वही यहाँ का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो अल्टीमेटली हम इनडायरेक्ट वे में हम काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हैं, यानी जो टॉप मोस्ट पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी है वही बॉटम मोस्ट पॉइंट का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, थ्रू एनर्जी कंजर्वेशन। तो सेम तरीके से क्या होता है, ये तो पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, का वैल्यू क्या होता है, mgh होता है कब, जब मास रहता है। जब चार्ज रहता है ना, चार्ज, तो चार्ज के केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, Q इंटू भी। भी मतलब वोल्टेज, Q मतलब चार्ज होता है और V मतलब क्या होता है, वोल्टेज होता है यहाँ पे। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकता है, Q इंटू भी। चार्ज वाले केस में जो पोटेंशियल बिल्डअप होगा उसको मतलब बोलेंगे Q इंटू भी, यानी चार्ज इंटू वोल्टेज। अब होता क्या है कि अगर हमको काइनेटिक एनर्जी पता करना है, हमको काइनेटिक एनर्जी पता करना है किसका, आपके इलेक्ट्रॉन का, आपके इलेक्ट्रॉन का, तो हम लोग उसको पता कैसे करते हैं, तो ध्यान देना, उसके लिए हम एक सर्किट बनाते हैं। एक सर्किट बनाएंगे, जैसे मान लें कि आपके पास 2 प्लेट है और आपका फोटोन यहाँ अटैक कर रहा है। आपका जो फोटोन है यहाँ अटैक कर रहा है, तो अटैक जब करेगा तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बहुत सारा, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ध्यान देना, हम क्या करेंगे, हम एक बैटरी, इस सर्किट में एक बैटरी लगाएंगे, सच दैट, ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होगा तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ हम एक बैटरी के थ्रू यहाँ बैटरी का नेगेटिव पॉइंट यहाँ लगाएंगे और पॉजिटिव पॉइंट यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो इस बैटरी को हम ऐसे लिंक कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो प्लेट है बैटरी का, यानी ये जो बैटरी का प्लेट है, इस पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। तो आपका जो लेफ्ट का जो प्लेट है उसमें चार्ज नेगेटिव है, राइट वाले में चार्ज पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे वोल्टेज भी लगाएंगे, यानी जो बैटरी का वोल्टेज भी है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो वी इज वेरिएबल, इसको हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो वेरिएबल को बोलने का मतलब है इस वेलोसिटी को अपने हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जब लाइट फॉल करेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन के पास अपना काइनेटिक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, इसका वैल्यू अलग अलग होगा, कुछ का वैल्यू मैक्सिमम होगा और कुछ का वैल्यू 0 हो सकता है, यानी कुछ ही वैल्यू हो सकता है। अब ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि बैटरी का वोल्टेज यहाँ भी है तो दोनों प्लेट के बीच में वोल्टेज क्या होगा, वहाँ भी होगा। बट यहाँ ध्यान देना, ये जो वोल्टेज है ये अपोजिंग वोल्टेज है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को स्टॉप कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव प्लेट क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके स्टॉप करेगा और यहाँ जो पॉजिटिव प्लेट होगा क्या होगा, उसको अट्रैक्ट करके उसके फ्लो को स्टॉप करेगा। तो अल्टीमेटली क्या है, आप क्या करना, बैटरी लगा के एक एमीटर लगा देना सर्किट में। एमीटर से क्या पता चलेगा कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम बैटरी का वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। तो गौर करना कि बैटरी का वोल्टेज कहीं ना कहीं आपके इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करेगा तो सर्किट में जो फोटो करंट है ना, सर्किट में जो फोटो करंट का वैल्यू है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप बैटरी का वोल्टेज बढ़ाओगे यहाँ पर रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा, रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, इसको क्रॉस कर सकता है वो घटना स्टार्ट कर जाएगा, वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका फोटो करंट का वैल्यू बढ़ेगा। और एक पॉइंट ऐसा होगा जब जब वोल्टेज को आप पहुंचा दोगे Vs पे, मान लेते हैं Vs का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या बोला गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जब आपका बैटरी इस पोटेंशियल को अचीव कर लेगा तो उस पॉइंट पे क्या होता है, फोटो करंट हो जाएगा 0 सेकंड में, यानी करंट 0 हो जाएगा। 0 करंट होने का मतलब क्या है, जो सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन था ना
यहाँ पे बहुत से इलेक्ट्रॉन है, तो जो सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन था वो भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है इस पॉइंट को। अगर करंट का जीरो होने का मतलब क्या है कि सिस्टम में एक भी चार्ज कैरियर नहीं है, एक भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब जो सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन था वो भी सर्किट को क्रॉस, यानी सर्किट क्रॉस नहीं कर पा रहा है। यानी इस केस में बोल सकते हैं कि जो सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन था, जिसको मैं येलो कलर से मैं मार्क कर दे रहा हूँ, वो यहाँ पे आके रुक जा रहा है, यानी इस पॉइंट पे आके रुक जा रहा है, जस्ट रुक जा रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो इस पॉइंट का जो के मैक्स था, यानी जो सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन था, वो भी वोल्टेज के कारण स्टॉप हो रहा है। उस केस में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, उसको बोल सकते हैं ई इंटू ई होगा चार्ज, और वी एस होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपका काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो ई इंटू वी एस। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज और वी एस मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी इस पोटेंशियल पे जो फास्ट इलेक्ट्रॉन है जो सबसे था वो भी आके स्टॉप हो जा रहा है, वो भी आके स्टॉप हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आप के मैक्स को ई वी एस लिख सकते हो, के मैक्स को आप ई वी एस लिख सकते हो। ठीक है, चलो इसे मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो मैं देखो चैलेंज क्या था बच्चों लोग कि हमको जो के मैक्स है उसको कैसे पता करेंगे। ठीक है, यानी पॉइंट था टॉपिक का कि हाउ टू मेजर के मैक्स। तो के मैक्स निकालना अपने आप एक चैलेंज है, और भी इलेक्ट्रॉन का निकाला जाए तो और चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमको दिखेगा नहीं, तो सर काइनेटिक मैक्सिमम का मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक एनालॉजी में ड्रॉ किया था कि अगर एक बॉल को हम फेंकते हैं नीचे से, तो बॉल का काइनेटिक एनर्जी मेजर करना पॉसिबल नहीं है। अगर तो हम लोग उसका एक ऑल्टरनेट वे कैसे हो सकता है कि बॉल कितना हाइट अचीव किया उसको पता कर ले, तो हम देख सकते हैं किस हाइट को बॉल क्रॉस कर रहा है और बॉल कहाँ पे स्टॉप कर रहा है पता कर ले। तो बॉल जहाँ पे स्टॉप करेगा उसका हाइट मेजर कर लेना है। ठीक है, तो हाइट आप मेजर कर लोगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा वही था काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, क्योंकि इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी था वही कन्वर्ट होगा आपके पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक, अब ध्यान देना, फिर चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो कभी कोई चार्ज का पोटेंशियल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू वी। क्यू होता है चार्ज और वी होता है वोल्टेज। ठीक, तो बोला क्या गया है कि हम लोग क्या करेंगे, जो प्लेट होता है प्लेट के बीच में एक रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे। आपके सर्किट में एक बैटरी लगा देंगे, इसका पोटेंशियल क्या वो रिवर्स होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो और हम इस वोल्टेज जो बैटरी है उसका वोल्टेज को हम वेरी कर सकते हैं, यानी वोल्टेज क्या है तो वेरिएबल होता है। तो बोला गया है कि मेरा वोल्टेज जब हम बढ़ाएंगे तो वो इसका जो बैटरी का जो पोलरिटी है अपोजिट है, तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था ना, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से फ्लो कर रहा है उसको एक ब्लॉकेज मिलेगा, उसको रिपल्सन मिलेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका स्पीड स्लो होता जाएगा। तो जिसका स्पीड बहुत कम होगा वो पहले से रुक जाएगा, गिर जाएगा। तो वही इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर पाएगा जिसका स्पीड फास्ट होगा। पॉइंट है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन फोर्स बढ़ना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जो जिसका काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगा वो क्या होगा, बीच में कहीं आके होगा, बीच में आके कहीं रुक जाएगा, बीच में यहाँ पे कहीं आके स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चों लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका रिपल्सन वैल्यू बढ़ेगा। रिपल्सन बढ़ेगा तो जिसका काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगा इलेक्ट्रॉन का, वो बीच में कहीं रुक के वो गिर जाएगा। ठीक है, मतलब आगे यानी इस प्लेट के आपके लेफ्ट प्लेट पे पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसका वैल्यू घटते जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, फोटो करंट घटना स्टार्ट करेगा। तो वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच पाएगा जिसका स्पीड बहुत ज़्यादा होगा। धीरे धीरे अगर वोल्टेज बढ़ाते जाओ तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आईपी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, यानी फोटो करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो सबसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो भी आके यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। तो स्टॉप हो जाने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे जो फास्टेस्ट पॉसिबल मूविंग इलेक्ट्रॉन वो भी स्टॉप हो जा रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं उस पोटेंशियल को मार्क कर दिया गया वी एस, यानी उसको बोला गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी इस पोटेंशियल के बाद क्या होगा, आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पाएगा उसको बोल सकते हैं उसका काइनेटिक एनर्जी क्या मैक्सिमम होगा। यानी इस पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग जिसका काइनेटिक एनर्जी जस्ट क्रॉस नहीं कर पाएगा उसका के क्या होगा, उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, और वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और चार्ज का पोटेंशियल क्या लिखते हो, क्यू इंटू वी। तो यहाँ पे जो क्यू है, क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन है,
और V क्या है, VS है। तो जो K मैक्स होगा इलेक्ट्रॉन का, उसको EVS से आप लिंक कर सकते हो, उसको EVS से लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे इसको लिंक किया गया था, ऐसे इसको लिंक किया गया था। तो अब V क्या है, V है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, अब ध्यान ना, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है मेटल पे डिपेंड करता है। ठीक है, मेटल पे डिपेंड करता है। आप ध्यान देना, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आखिर VS किस पे डिपेंड करेगा, VS किस पे डिपेंड करेगा। तो ध्यान देना, आपका K मैक्स का वैल्यू कोई हम बोल रहे हैं EVS होता है, तो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो K मैक्स बढ़ेगा, और K मैक्स बढ़ेगा तो उस केस में आपका VS भी बढ़ेगा। आपको पता है कि आपका जो K मैक्स है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो VS भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो K मैक्स एंड VS both are independent of intensity, independent of intensity। इसको पैसे लिंक कर सकते हो ना, ध्यान देना, ये जो वेलोसिटी जो VS है ना, सॉरी जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है VS है, उसको पे एक हाइट से कोरिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक बॉल है और एक बॉल इस हाइट पे आके रुक रहा है, ये ठीक है, इस बॉल का काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं 5 है, और बॉल आके यहाँ पे स्टॉप कर रहा है, आपका बॉल यहाँ पे आके स्टॉप कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बॉल का नंबर बढ़ाना स्टार्ट कर दें, बॉल का नंबर बढ़ा रहे लेकिन सारे बॉल का एनर्जी सेम रखा जाए, तो बॉल का नंबर तो हम बढ़ा दिए, यानी उसका इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं। बट अगर हम बोल रहे हैं कि हाइट अगर मान लेते हैं कुछ मीटर में है मान लेते हैं, ठीक है, तो अगर जूम कर लेते हैं बॉल का मास अगर 1 kg है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी को 10 मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, तो बॉल आके कहाँ रुकेगा जी, तो बॉल आके, तो हाइट जो बॉल रुकेगा उसका हाइट होगा 1 मीटर, 1 मीटर के ऊपर आके रुकेगा बॉल। तो हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी सारे का 10 ले हुए, सारे काइनेटिक एनर्जी 10 ही रहेगा, तो सारा बॉल आके सेम हाइट पे रुकेगा, सारा बॉल आके सेम हाइट पे रुकने वाला है। इसका मतलब बॉल का नंबर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हाइट सबके लिए क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। वही हाल वहाँ पे है कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर बढ़ेगा, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। बट आपका इलेक्ट्रॉन का जो K मैक्स है, K मैक्स सेम रहेगा, कांस्टेंट, तो K मैक्स कांस्टेंट रहेगा, तो आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वो भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आइंस्टीन इक्वेशन था, वहाँ पे ये था एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन के पास में और क्या था जी, एनर्जी ऑफ फोटोन था, साथ में क्या था, फाई था, और फाई के साथ में क्या था, K मैक्स था। तो K मैक्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, उसके लिए थे EVS, और फाई हो गया H न्यू नोट, और फोटोन का एनर्जी हो गया H न्यू। ठीक, अब K मैक्स जो है वो कहीं ना कहीं VS मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है, और जो VS होता है ये ओनली डिपेंड करता है ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे कुछ ग्राफ्स है, ग्राफ को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं क्वेश्चंस पे, पहले चलते हैं क्वेश्चंस पे, चलते हैं थोड़ा सा। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं दिया हूँ, यहाँ पे है ना, यहाँ पे कुछ मेटल्स है, ठीक है,
और सारे मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है। लिथियम का 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एल्यूमिनियम का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सोडियम का 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, पोटेशियम 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सीजियम 2.7 है, मैग्नीशियम 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और बोला गया है इन सारे मेटल पे हम एक लाइट यानी फोटोन इंसिडेंट कर रहा है जिसका लेमडा है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो बोला गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मेटल अमॉन्ग एबव इन विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर। आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मेटल अमॉन्ग एबव इन विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर। ठीक है, अब वो नंबर काउंट करना है। और ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का जेई एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान है, एडवांस दो के डरना नहीं है। आप फंडामेंटल अप्लाई करो, क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। तो वो बस काउंट करना है कि कितना मेटल होगा जहाँ पे इस लेमडा का लाइट का इंसिडेंट हम करवाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर करेगा। तो इसमें से काउंट करना है इनमें से। ठीक है, जल्दी से फास्ट बच लो, आंसर देंगे। तो चलो ध्यान देना, इसमें करना क्या आप बेसिकली इस जो इंसिडेंट लाइट है उसका एनर्जी निकाल लें। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो 12400 और लेमडा डालना एंगस्ट्रॉम में। इससे एनर्जी निकलता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल जाएगा एनर्जी। तो जब पुट करोगे तो इसका एनर्जी कितना निकल के आएगा, तो इसका एनर्जी निकल के आ जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान देना, गौर करना, इंसिडेंट फोटोन है जब भी, तो आपको फोटोन का एनर्जी कितना निकल के आ रहा है 3.1। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, जब इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी 5 से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो कंडीशन कब को मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है सीजियम में, पोटेशियम में एंड सोडियम में। ये तीन जगह ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर करेगा, बाकी जगह ऑकर नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3, सोडियम पोटेशियम एंड सीजियम। ठीक है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक मेटल सरफेस है जिसका फाई दिया हुआ है, फाई कितना दिया हुआ, फाई दिया हुआ है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका फाई है। और बोला है इस पे लेमडा है, लेमडा का जो वेवलेंथ है वो है 4000 एंगस्ट्रॉम, ए इंसिडेंट कर रहा है। तो बोला गया है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितना होगा, उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने वाला है उसका मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। वी एस का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, और एक होता है वी मैक्स यानी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। मैक्सिमम वेलोसिटी जो पॉसिबल अचीव करेगा उसको निकालना है, इन चारों को निकालना है। तो फटाफट देखो ये आप 1 2 3 का आंसर तो फटाफट बता दो कि 1 2 3 निकालना बहुत आसान है। तो फटाफट चलो आप लोग 1 2 3 का आंसर बताएंगे, और जो फोर्थ आंसर है उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो फटाफट लोग फटाफट चलो आप लोग 1 2 3 का आंसर बताएंगे जल्दी से फास्ट। चलो ध्यान देना, जो फोटो इसका जो आपका एनर्जी ऑफ फोटो निकल कितना आएगा, तो आएगा इसका वैल्यू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है इसका मतलब है इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है। तो आपको पता है जो फोटो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होता है 0 से बड़ा होता है और के मैक्स से छोटा होता है। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो के मेन का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 बोल सकते हैं आप लोग। के मैक्स कैसे निकालेंगे, तो फोटोन के एनर्जी से 5 को माइनस कर दे, तो के मैक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो सिंपल सा बात है, एनर्जी कंजर्वेशन देख इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं, यानी ईपी माइनस 5, इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के मैक्स का वैल्यू आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आते हैं ई वी एस। तो आपको पता है कि ई वी एस इक्वल टू क्या होता है, के मैक्स होता है, और के मैक्स का वैल्यू कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से ई और ई को कैंसिल कर दे, तो वी एस इक्वल टू क्या होगा,
2 वोल्ट होगा। V इक्वल टू क्या होगा, 2 वोल्ट होगा। ठीक है, 1 2 3 का आंसर ऐसे निकल सकता है, 1 2 3 का आंसर ऐसे निकलेगा। अब थर्ड कहाँ से निकालना है, तो थर्ड है ना, थर्ड में थोड़ा कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन क्यों होगा, क्योंकि ध्यान दोगे अब वो के मैक्स का वैल्यू पता चल चुका है, तो के मैक्स इक्वल टू क्या लिख देना, हाफ एम बी स्क्वायर लिख देना। और के मैक्स वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करना किसमें, जूल में। तो पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 1.302 इंटू 10⁻19 जूल होता है। इसको मल्टीप्लाई करके इसको चेंज कर दो जूल में। अब यहाँ पे आप ये होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल देना, तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी का स्क्वायर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से आपको वी मैक्स निकाल सकते हो, यहाँ से वी मैक्स क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है।